जय हिंद डियर स्टूडेंट, 2018 का पार्ट सेकंड आज हमारे सामने है। 2018 का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इस वाली सीरीज में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले जो रीजन्स है वहाँ से कहीं ना कहीं उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रॉक्स, अर्थक्वेक्स, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मिनरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और रिवर्स, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कहीं ना कहीं रेगुलर हमारे एग्जाम्स के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वो आप लोग देख रहे होंगे, वेदरिंग एंड इरोजन वाले टॉपिक से ही है, यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स जो काम करता है डिन्यूडेशन का और उस डिन्यूडेशन की प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट वाले जो रोल रहते हैं वो है हमारा वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है बच्चों, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन प्लेस, यानी कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है। तो पहले तो ये हमें पता है केमिकल वेदरिंग के लिए कौन कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग देख के आए, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीकरण, दूसरा हाइड्रेशन है, ठीक है, हाइड्रेशन के बाद में बच्चों हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद हम लोग देख रहे थे कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन के बाद हम देखे थे किलेशन है। तो ये सारे एजेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल वेदरिंग के लिए। और आपको पता है केमिकल वेदरिंग जैसे हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस वगैरह हो रहा है और यदि यहाँ पर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट है तो क्या करेगा, किसी मिनरल्स या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर करके कुछ नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पर करेगा। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो आप देखेंगे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है केमिकल वेदरिंग की। यदि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता तो यहाँ थर्मल वेदरिंग ज़्यादा होता, यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होता, यहाँ आपका मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होता। बट बच्चों यहाँ पर लिखा है केमिकल वेदरिंग, तो हम लोग देखेंगे राइट आंसर होगा हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उष्ण और आर्द्र प्रकार की जो जलवायु होती है इस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय की क्रिया या केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वेदरिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, disintegration and decomposition of rocks in situ position is known as weathering and transfer of weather material from one place to another place is known as erosion। और इरोजन के भी हम 7 टाइप्स के एक्शन देखते हैं जिसमें हम एट्रेशन, एब्रेशन, कोरोजन, हाइड्रेशन, प्लकिंग, डिफ्लेशन, हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक प्रेशर, ये सारे के सारे हमारे एक्शन ऑफ इरोजन हैं। और वेदरिंग में हम 3 टाइप्स की वेदरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर, ये क्वेश्चन हमारा वॉल्केनो से रिलेटेड है। रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि जो वलय है उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट। फर्स्ट, इट इज ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है, तो देखिए बच्चों, एक रॉक ब्लॉक ये है और दूसरा रॉक ब्लॉक ये है, ठीक है, और यदि यहाँ पर 2 रॉक ब्लॉक एक दूसरे के पास आ रहे हैं ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, यदि संपीड़न बल के कारण, तो जो डेंसर होगा उसका क्या होगा, सब्सिडेंस होगा, जो लाइटर होगा उसका अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये डेंसर रॉक ब्लॉक सब्सिडाइज हो जाएगा, ठीक है, और जो लाइटर वाला उसका अपलिफ्टमेंट होगा। तो डेंसर वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, नीचे सब्सिडेंस, तो वहाँ पर क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा। क्या बनेगा, ये सबडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सबडक्शन। तो इस सबडक्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ट्रेंच बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेंच, और जो पार्ट ऊपर उठेगा वहाँ फोल्डेड माउंटेन बनेगा, वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनेगा। और इस तरह के जो प्लेट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस प्लेट। क्यों कन्वर्जेंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले एरिया ज़्यादा था, अब एरिया कम हो गया। यदि एरिया पहले कम था और अब ज़्यादा होता तो उसको डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। बट पहले एरिया कम था और अब एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, पहले ज्यादा था और अब कम है, इसलिए इसको कन्वर्जेंस बोल रहे हैं। यदि इसका अपोजिट होता, क्या होता, अपोजिट, पहले एरिया इतना था और मान लीजिए अब एरिया उससे ज्यादा हो जाता है, इसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज एन एक्टिव सेस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन। तो बच्चों वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे 2/3 जो वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक जो आता है वो कहाँ आता है, वो आता है कन्वर्जेंस प्लेट में या डिस्ट्रक्टिव प्लेट में। इसी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं वो किस में आते हैं, कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन में या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में, कन्वर्जेंस या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और थर्ड जो है वो क्या है, इट इज द एसोसिएट विद डीप ट्रेंच। तो अभी तो हम बोलकर आए हैं
कि यदि जहां पर क्या होगा, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगी, वहां पर डेंसर प्लेट का सबडक्शन होगा, तो वहां पर ट्रेंच बनेंगे। इस स्टेटमेंट पढ़ने के पहले ही हम लोग बताकर आ चुके हैं कि जहां सबडक्शन होता है वहां पर क्या होता है, ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरियाना ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, ठीक है। इस तरह से हम लोग कई सारे ट्रेंच के नाम सुने हैं। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हम लोगों को राइट मिलेगा। 1, 2 एंड 3, 3 जो स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखे हैं, आपके तीनों ही स्टेटमेंट बच्चों इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय वनस्पति जाति 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमालयन माउंटेन ये हम लोग देखेंगे, हिमालयन वेजिटेशन ये हम लोग फॉरेस्ट माउंटेन की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन हम लोगों को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है। हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो चेंज होता है। तो ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, यदि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी बदलेगा, तो ऑब्वियस सा वहां पर वेजिटेशन का टाइप भी चेंज होगा। तो यदि हम लोग देखेंगे 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहां पर हमें देवदार प्रकार का वनस्पति मिलेगा। और यदि आप उससे भी ऊपर जा रहे हैं 3000, 3500 से ऊपर, तो वहां पर हम लोग देखेंगे एल्पाइन टाइप का हम लोगों को ग्रासलैंड मिलेगा या वेजिटेशन मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, देवदार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। इनमें से कौन सा रिवर कावेरी का ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है। तो हेमावती भी है, अर्कवती भी है, अमरावती भी है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती जो नदी है वो किसकी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और छत्तीसगढ़ से आती है। इसी के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क भी है इंद्रावती। गुरु घासीदास आपने सुना होगा, कांगेर घाटी। और इंद्रावती के नाम से हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को, वहां पर एक टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। तो इंद्रावती किसका ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी का। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, इंद्रावती। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यावश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द टी कल्टीवेशन। तो बच्चों जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़कर आए हैं तो हम लोगों ने कुछ फिजिकल जो हमारे कंडीशन है उसके कुछ बेनिफिशियल हम लोगों ने देखे थे। इम्पैक्ट कहाँ पर, दार्जिलिंग हिमालय में, कि वहाँ पर थिक ऑर्गेनिक कंटेंट है, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर रेनफॉल होता है, ठीक है, मॉडरेट स्लोप है। तो ये सारे कंडीशंस थे वहाँ टी प्लांटेशन के लिए, और इनके बारे में पता था पहले से ब्रिटिशियर्स को, इसीलिए तो उन्होंने उस जगह का एडवांटेज लिया और वहाँ पर टी प्लांटेशन किया। क्या किया, टी प्लांटेशन। तो आप लोग देखोगे पहला है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास हो जाता है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल के नदर्न वाले पार्ट में दार्जिलिंग हिल्स है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा टी प्लांटेशन करना शुरू किए थे। तो वो वाला रीजन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों वाले बेल्ट में आता है। दूसरा, हैवी रेनफॉल होना चाहिए कितने से कितने के बीच में, 150 से 250 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग पहले ही बोलकर आए हैं कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली वाले रीजन में बे ऑफ बंगाल ब्रांच इतना बारिश करवाता है। तीसरा है, सॉइल शुड बी कंटेंट गुड अमाउंट ऑफ लाइम। नहीं बच्चों, लाइम चूने की मात्रा इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें लाइम कंटेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो पहली और दूसरी कंडीशन सिर्फ सुटेबल है किसके लिए, टी कल्टीवेशन के लिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो हमारा है वो राइट है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, यानी कि टी कल्टीवेशन के लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होना, और दूसरा रेनफॉल कितना होना, 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, भारतमाला परियोजना जो हमने जुलाई 2015 में शुरू की है। इस जुलाई 2015 में शुरू की गई भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को रोड कनेक्टिविटी देना। बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और आ चुका है पहले, ठीक है। एक ये भारतमाला है ना, और एक क्या है, सागरमाला है। ये भारतमाला है बच्चों जो इंटरनेशनल बाउंड्री को हम लोग जोड़ रहे हैं, और ये सागरमाला है, क्या है, सागरमाला। तो यहाँ भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ पोर्ट एंड रेलवे, है ना, इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, सड़कों के संयोजन को, कनेक्टिविटी को उन्नत करना राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से। ये मेन मकसद है किसका, भारतमाला परियोजना का, जिसको हमने कब शुरू किया है, 2015 में शुरू किया है। दोनों परियोजना को, भारतमाला भी और सागरमाला भी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होता है। साइबेरिया किसको बोलते हैं? रूस का एशियाई पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर चलने वाला एक जो विंड है उसका नाम है बिलीजार्ड। क्या है? बिलीजार्ड। और इस बिलीजार्ड को हम लोग टुंड्रा रीजन में क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन में इसको हम बोलते हैं, टुंड्रा रीजन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टुंड्रा रीजन में हम इसको कह देंगे पुर्गा। और साइबेरिया रीजन में हम इसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया में इसको हम लोग कह देते हैं, साइबेरिया में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? टुंड्रा रीजन में हम क्या बोल रहे हैं? पुर्गा। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर ये पूछ रहा था कि साइबेरिया से बाहर मतलब टुंड्रा रीजन का पूछ रहा है। कहाँ का पूछ रहा है? टुंड्रा रीजन का। तो देखो बोरा तो हम कहाँ चलाते हैं? एड्रियाटिक सागर के किनारे। बोरा हम लोग कहाँ चलाते हैं? एड्रियाटिक सी के कोस्टल वाले एरिया में। हम ऐसे याद रख सकते हैं ना, प्याज खराब हो गया, बोरा भर के फेंक दिया एड्रियाटिक सागर में। कहाँ फेंका? एड्रियाटिक सी में। फिर पुर्गा कहाँ चलाया? टुंड्रा बेसिन में, टुंड्रा रीजन में, टुंड्रा ग्रासलैंड। मिस्ट्रल कहाँ चलाया? फ्रांस में चलाया, मिस्ट्रल फ्रांस में। और बिलीजार्ड कहाँ चलता है? रशिया, कनाडा और यूएसए में, रशिया, कनाडा और यूएसए। तो पुर्गा जो है, पुर्गा जो कहाँ चलता है? टुंड्रा रीजन में चलता है, टुंड्रा रीजन में चलता है। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, पुर्गा साइबेरिया के बाहर चलने वाला एक लोकल विंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं जाना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज नॉट नोन फॉर दी आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? तो भद्रावती में आपने कर्नाटका में देखा होगा, आयरन और स्टील का ही है, आयरन और किसका है? स्टील का है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सेलम में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। विशाखापट्टनम में भी है, विशाखापट्टनम में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन रेणुकूट में नहीं है, रेणुकूट में नहीं है। यहाँ पर हम लोग को एल्यूमिनियम इंडस्ट्री मिल जाएगा। तो रेणुकूट राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा, रेणुकूट राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल प्री रिक्वायरमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन? यदि किसी जगह पर आपको ताप विद्युत केंद्र लगाना है, थर्मल पावर स्टेशन लगाना है, लगभग हमारे इंडिया में मोर देन 140 है, जिसमें से विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, ठीक है। और हम लोगों से एक बार पूछा भी जा चुका कि कोराडी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। कोराडी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो देखो पहला दे रखा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो थर्मल पावर प्लांट कैसे हो? थर्मल पावर प्लांट मतलब कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट। दूसरा, किसी नदी, झील या सागर से सन्निकटता होना चाहिए, तो ये भी जरूरी। क्यों? क्योंकि हम उस फॉसिल फ्यूल को बर्न करके तो हम उससे स्टीम बनाते, स्टीम से टरबाइन घुमाते, टरबाइन से बिजली बनाते हैं। तो हमें उसके पास में कोई या तो लेक्स चाहिए, रिवर चाहिए या सी चाहिए। दूसरा, गुड का ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट करने नेटवर्क या कनेक्टिविटी होना चाहिए। यदि रॉ मटेरियल हमारे पास में कम है, कोयला कहीं से दूर से बुलवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी होना चाहिए, रोड या रेलवे की। और तीसरा, किसी शहरी केंद्र से सन्निकटता होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन सेंटर। बच्चों ये गलत है, यदि हम शहर के बहुत ज्यादा पास में लगा देंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, शहर के लोगों को वहाँ पर रहने में तकलीफ होगी, वहाँ एयर पॉल्यूशन होगा, वहाँ पर हम लोग देखें कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। इसलिए जो फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शहर से हम उसको थोड़ा सा दूर इस्टेब्लिश करें। यदि हम लोगों को यदि नहीं मिल पा रहा है स्पेस कहीं, तो फिर हमारी मजबूरी होगी लगाना उसको। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे वो राइट है और फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसने के मापने की इकाई है ना। लाइट ईयर से हम किसको मेजर करते हैं? तो लाइट ईयर से हम लोग क्या करते हैं? वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अत्यधिक दूरी मापने वाली इकाई को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ब्रह्मांड की आयु को नहीं मापते हैं हम लोग, है ना। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को भी नापते, वेरी हाई टेम्परेचर को भी नापते। हम लोग किसको मेजर करते हैं? हम लोग लाइट ईयर से, प्रकाश वर्ष से, है ना, दूर की वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस, वैसे प्रकाश वर्ष लाइट ईयर से भी बड़ा एक और यूनिट हमारे पास होता है, पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है बच्चों। तो आज हमारा 2018 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर सेशन में हमारी इस सीरीज में मिलेंगे 2017 के पेपर सेकंड के साथ में। तो आप बने रहिए बच्चों इस सीरीज में, आप जरूर इससे लाभ ले रहे होंगे, आप जरूर पढ़ रहे होंगे, आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी और हमें उम्मीद है कि सीरीज से आपकी तैयारी में और 4 चांद लगने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।